हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल OYM हब। आज के वीडियो में हम बीएससी का पार्ट 2 करने वाले हैं और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया था। जो स्टूडेंट्स पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो जाके पार्ट 1 पहले देख लें प्लीज़, ठीक है। पार्ट 1 में मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है और उसका नेचर, फीचर और कैरेक्टर स्केच बता चुका था, ठीक है। इस वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आगे हम लोग को पढ़ना है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो बहुत बड़े बड़े फिलोसफर्स द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो पहला है फाइलोज का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। बहुत सारे बुक में पहले टेलर का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देता है, उसके बाद फाइलो का देता है, ठीक है ना। तो मैं वैसे नहीं, आगे मैं फाइलोज पढ़ाऊँगा, उसके बाद आप लोग को टेलर का पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। तो हेनरी फायोल नाम था इसका, ठीक है। तो हेनरी फायोल जो थे उनका जन्म कब हुआ था? 29 जुलाई 1841, ठीक है। और उनका मृत्यु हुआ 19 नवंबर 1925, ठीक है। और ये कौन थे? ये फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे, ठीक है। फ्रांस में ये माइनिंग इंजीनियर थे, ठीक है। इन्होंने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया, ठीक है। और ये इन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट से दिया था, ठीक है ना। कितने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किसने दिया था? फाइलोज ने दिया था, ठीक है। और हेनरी फेयोल को और एक नाम से संबोधित किया जाता है, उनका क्या नाम है? फादर ऑफ मैनेजमेंट। ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स में पूछता है, ठीक है ना। तो इस पे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हेनरी फेयोल इज सेड अ फादर ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो और इनका जो प्रिंसिपल दिया हुआ है, हेनरी फायोल ने जितने भी प्रिंसिपल दिए हैं, इन प्रिंसिपल्स को और एक नाम से बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल। कहीं पर आपको हेनरी फायोल प्रिंसिपल्स नहीं लिखा रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स लिखा रहेगा, तो आप उसमें कन्फ्यूज नहीं होने का, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल का मतलब होता है हेनरी फायोल्स ने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं वो प्रिंसिपल्स का बात कर रहा है, ठीक है ना। तब इसको एक एक करके हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। तो पहला इनका प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क, काम का बंटवारा, ठीक है। पहला प्रिंसिपल इन्होंने क्या दिया? पहला इनका सिद्धांत क्या था कि भाई एक अगर ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है तो सारे काम का बंटवारा सही तरीके से कर देना चाहिए। अब आप ही एक एग्जांपल लीजिए, आप एक बैंक में जाते हैं और वहाँ पर जो मैनेजर है, मैनेजर ही कैश कलेक्ट करने का काम कर रहा है, मैनेजर ही ऑल टू टोटल काम, मैनेजर ही पियोन का काम कर रहा है, मैनेजर ही सारा काम कर रहा है। तो क्या ये पॉसिबल हो पाया कि मैनेजर सारा काम बहुत बढ़िया तरीके से कर ले? इम्पॉसिबल बात है। हर एक आदमी हर एक चीज़ में स्पेशलाइज रहता है, हर एक चीज़ में माहिर रहता है। मैनेजर मैनेजिंग का काम बहुत बढ़िया तरह से करेगा, वो पियोन का काम बढ़िया तरीके से नहीं कर सकता, वो कैश कलेक्शन का काम बढ़िया तरह से नहीं कर सकता, वो जो भी और दूसरा मैनेजर्स का पोस्ट का काम है वो बहुत बढ़िया तरीके से नहीं कर सकता। अगर वो करेगा तो वो क्या कर देगा? गड़बड़ी कर देगा, ठीक है ना। तो इसी कारण कहा गया है कि डिवीज़न ऑफ वर्क हो जाए। और इसका एक और फ़ायदा क्या है? अगर एक आदमी एक ही काम करते रहता तो उसमें स्पेशलाइजेशन आ जाता है। जैसे कि अगर एक वर्कर हम हायर करते हैं, एक राम नाम का हम वर्कर हायर किए, ठीक है। किस नाम का? राम नाम का वर्कर वो हायर किए, ठीक है ना। तो और एक किसको किए? श्याम नाम का, ठीक है। श्याम नाम के वर्कर को हायर किया, ठीक है ना। राम जो है, राम को मैंने सिर्फ बोल दिया कि एक काम करो, तुम केवल क्या करो? कैश कलेक्ट करो, यानी पैसे जमा लो, ठीक है। मैंने राम को केवल इतना ही वर्क दिया है कि तुम्हारा काम बस यही है कि तुमको पैसा जमा लेना है, और वही डिपॉजिट और विड्रॉवल का काम है आपका, ठीक है ना। और श्याम जो है, श्याम को हम मल्टीपर्पज़ के लिए रख लें, उसको बोलें कि वो ना रहे तो उस जगह तुम राम के बदले भी काम कर देना, पियोन का भी काम कर देना, और बहुत सारा 3-4 काम दे दिए। तो कुछ दिन के बाद ऑब्जर्वेशन में हम लोग का ये आ रहा है कि राम जो है कैश डिपॉजिट और विड्रॉवल का काम में बहुत ही माहिर हो चुका, और इसके जैसा पूरा ऑफिस में नहीं है जो राम जैसा काम कर सकता। क्यों? क्योंकि राम एक ही काम को बार बार कर रहा है, वो स्पेशलाइज्ड हो चुका, वो उस चीज़ में माहिर हो चुका, वो उसके पास वो कला आ चुका है। लेकिन श्याम के पास ऐसा कुछ नहीं है। श्याम अलग अलग काम कर रहा है, वो घर का ना रह रहा है ना घाट का रह रहा है, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को फाइलो ने अपनी भाषा में, अंग्रेजी में बोला है, ठीक है ना। फाइलो ने कहा है डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क कर लीजिएगा, ठीक है। सेकंड है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अब ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है? ऑथोरिटी, राइट,
अधिकार, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी आपका ड्यूटी, आपको जो काम दिया गया, जो आपका ऑब्लिगेशन, आपका उत्तरदायित्व है वो, ठीक है ना। सेकंड ये कहता है। तो फाइलो कहता है कि हमेशा ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। आप जिसको जितना अधिकार दे रहे हैं उसको उतना उत्तरदायित्व भी दीजिए। मतलब आपने एक आदमी को अधिकार दिया कि लेट से इस तरह से आप लीजिए कि आपने एक आदमी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया कि तुमको कुछ काम करना है, ठीक है, तुमको कैश कलेक्ट करना है, ठीक है ना, कैश डिपॉजिट और विड्रॉवल लेना, ठीक है, ये इसका काम आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, ठीक है ना। लेकिन आप उसको इसका ऑथोरिटी बढ़िया तरह से नहीं दे रहे हैं, आप उस पर कुछ पाबंदियां लगाए रख रहे हैं, तो क्या वो काम बढ़िया तरह से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो अगर आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो साथ में आप उसको राइट भी दीजिए, समझ रहे हैं ना, ये अनबैलेंस्ड हो जाएगा। आपने किसी को, पुलिस को आपने दे दिया, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है पुलिस का, ठीक है। पुलिस को आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया क्या चीज़ का, कि आपको क्या करना है, पूरा क्षेत्र का शासन व्यवस्था को बढ़िया बनाना है, पुलिस उलिस चोरी उरी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, सारा कोई भी चीज़ चोरी उरी नहीं होना चाहिए, कोई भी क्राइम नहीं होना चाहिए। आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस को दे चुके हैं, ठीक है ना, लेकिन उसको किसी को पीटने का अधिकार नहीं दिया, FIR किसी को मारने का अधिकार नहीं दिया, कुछ एक्शन लेने का अधिकार नहीं दिया, तो क्या वो पुलिस काम कर पाएगा? नहीं, कभी नहीं काम कर पाएगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ऑथोरिटी भी जरूरी, और मिसमैच भी कभी नहीं करना चाहिए। यानी कभी ऐसा ना हो जाए कि ऑथोरिटी, आपने उसको अधिकार ज़्यादा दे दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम दे दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे दिया, अधिकार कम दे दिया, इस तरह का मिसमैच भी कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हमेशा जितना ऑथोरिटी दे रहे हैं उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं उतना ऑथोरिटी दीजिए, ठीक है। ये था सेकंड तक, ठीक है। अब थर्ड पे हम आते हैं, ठीक है। थर्ड क्या बोल रहा है, डिसिप्लिन। थर्ड क्या है इसका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन में हम लोग देखेंगे, इसमें बोला है, फाइलो बोले हैं कि सारे काम रूल रेगुलेशन और पॉलिसी के द्वारा होना चाहिए। अगर रूल रेगुलेशन और पॉलिसी के द्वारा नहीं होगा तो सारे काम मिसमैच हो जाएंगे और अल्टीमेटली क्या होगा, पूरा मैनेजमेंट खराब हो जाएगा। आप एक ऐसा सिनेरियो का आप देखिए, एक ऐसा इमेज सोचिए कि जहाँ पर कोई चीज़, कोई भी आपके वर्कर रूल रेगुलेशन और पॉलिसी से काम नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या कहिएगा कि वहाँ का मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है? नहीं, आप कहिएगा मैनेजमेंट बहुत ख़राब है यार, कोई रूल रेगुलेशन ही नहीं है। तो रूल रेगुलेशन एक तरह से एसेंस आ जा रहा है, आपको पता चल रहा है रूल रेगुलेशन से, देख रहे हैं कि नहीं, हर एक काम रूल और रेगुलेशन और जितने भी नियम पॉलिसीज़ बने हुए उस अनुसार से काम हो रहे, तो आप बोलेंगे कि हाँ, वहाँ का मैनेजमेंट बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। अब यूनिटी ऑफ कमांड, फोर्थ क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड, यानी वन बॉस फॉर वन पर्सन, यानी एक बॉस होना चाहिए एक आदमी के लिए। अब आप ऐसा सोचिए कि आपके मालिक दो हों, ठीक है ना, एक आदमी आके आपके बोल के जा रहा है तुम ये काम करो, और एक आदमी आके बोल के जा रहा है तुम वो काम करो, ठीक है ना। तो आप ऐसे कंफ्यूज हो कि आप कोई काम नहीं करके कीजिएगा, ठीक है। एक वर्कर है, वर्कर को मालिक आके बोल के जा रहा है कि तुम क्या काम करो कि ज़मीन तुमको खोदना है, ठीक है ना, ज़मीन तुमको खोदना है, ठीक है ना, तुम आधा ज़मीन मेरा खोद दो, ठीक है ना। तब तक एक दूसरा मालिक आके कह के जा रहा है, अरे तुम ये सब काम काहे करने में लगे, चलो दूसरा काम करो। तो आप कोई भी काम इफिशिएंटली कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा, हमेशा मिसमैच होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या कहता है कि एक ही मालिक हो, ठीक है, एक ही मालिक हो जो नीचे वाले को कमांड दे, ठीक है ना। अब आप सोचिएगा कि ऐसा कैसा सिनेरियो होता है कि सर दो मालिक हो जाएगा एक बंदे का? हाँ, कंपनी में होता है बहुत बार, मैनेजर भी बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है। जनरल मैनेजर हो गए, मैनेजर हो गए, फिर अलग अलग डिपार्टमेंट वाले होते हैं। अब सेल्स डिपार्टमेंट आके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला का वर्कर को डायरेक्ट कमांड देने लगेगा, तो ऐसे तो गड़बड़ी हो जाएगा, गड़बड़ी मच जाएगा। तो जो सेल्स डिपार्टमेंट का ही जो मेन मैनेजर है, जो वर्कर को कमांड देगा, वही उसी का उत्तरदायित्व बनता है कि वो कमांड दे, वो किसी और को कमांड नहीं दे सकता, ठीक है ना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला सेल्स डिपार्टमेंट में आके और सेल्स डिपार्टमेंट वाला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में घुस के कमांड नहीं दे सकता, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, ठीक है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन में यूनिटी। अब कैसा डायरेक्शन देखते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज सेम ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ सबऑर्डिनेट। मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का
कुछ ऑब्जेक्टिव है, मानिए कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है कि हमको इस साल बहुत बेस्ट बिजनेस डेवलप करना है, इतना करोड़ का 1 करोड़ का टर्नओवर करना है और बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ करना है, इस सेक्शन में ग्रोथ करना, ठीक है ना। लेकिन वहाँ के जो सबऑर्डिनेट है, मैनेजर है और नीचे के जो भी वर्कर है वो ऐसा नहीं सोच रहे हैं, उनको मतलब ही नहीं है, वो उस डायरेक्शन में चल ही नहीं रहे हैं जो डायरेक्शन में बिजनेस उनको चलाना चाह रहा है। तो क्या होगा, मिसमैच होगा, कोई डायरेक्शन अचीव नहीं कर पाएगा, वर्कर को भी नुकसान है। ऊपर का अथॉरिटी देखेगा कि मेरा वर्कर बढ़िया तरह से काम नहीं कर रहा है, वर्कर का पैसा कटेगा, ठीक है। लेकिन वही वर्कर अभी बहुत बढ़िया तरह से काम करेगा, बिजनेस को सक्सेस दिलाएगा, तो अथॉरिटी भी देखेगा कि हाँ भाई मेरे वर्कर्स बहुत बढ़िया तरह से काम कर रहे हैं, इनको प्रमोशन दीजिए, इनको जो भी है मोटिवेशन इंसेंटिव जो भी चीज़ हो सके इनको दीजिए और इनको और मोटिवेट कीजिए ऐसा काम करने के लिए। तो हमेशा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए, मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो सोच रहा है और सबऑर्डिनेट यानी जो नीचे के वर्कर, लेबर और क्या कहते हैं मैनेजर, सब का डायरेक्शन एक ही होना चाहिए कि बिजनेस को हमको किस डायरेक्शन में लेके जाना है, ठीक है ना। अब हम आगे मूव करते हैं, ठीक है। आगे है सबऑर्डिनेशन ऑफ अ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, सबऑर्डिनेशन करेंगे, ठीक है। सबऑर्डिनेशन मतलब, सबऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, सबऑर्डिनेशन का मतलब होता है कम करना। सबऑर्डिनेट आपको वर्ड बताया था, छोटा बोले थे ना, सबऑर्डिनेट और वो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट जो होता है, सबऑर्डिनेट का मतलब होता है छोटा, कम करना, इस तरह से यूज हो रहा है, ठीक है ना। सबऑर्डिनेशन ऑफ अ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ठीक है ना। मतलब आपको बिजनेस फर्म में एक इंडिविजुअल का मुनाफा नहीं देखना, इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं देखना है। अगर मैं एक बिजनेस फर्म में काम कर रहा हूँ और सोचूंगा कि सिर्फ हम अपना ही फ़ायदा कराएं, अपना ही फ़ायदा कराएं और हर एक वर्कर के दिमाग में केवल यही चीज़ रहेगा कि कैसे करके मैं खुद का फ़ायदा करवा लूँ, खुद का फ़ायदा करवा लूँ, तो वो बिज़नेस कभी सक्सेस नहीं करेगा। फाइलो बोलता है इस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में कि आपको ऐसा नहीं सोचना है, किसी भी वर्कर को ऐसा नहीं सोचना है कि मैं खुद का केवल तरक्की करवाऊँ, उसको ऐसा सोचना है कि मैं अपने साथ रहने वाले सभी कलीग्स का, पूरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का साथ में तरक्की करवाऊँ, क्योंकि इसमें फ़ायदा वर्कर का भी है। अगर वर्कर पूरा बिजनेस का तरक्की करवाता है तो अल्टीमेटली उसका भी तरक्की होगा। अगर बिजनेस तरक्की नहीं कर रहा, केवल वही तरक्की कर रहा है, तो वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा, ठीक है ना। और ऐसे भी अगर एक बिज़नेस को सक्सेसफुल करना है तो बिज़नेस का अथॉरिटी हमेशा देखता है कि किसी का भी इंडिविजुअल इंटरेस्ट ना रह जाए, कोई अपने ही बारे में केवल मैं नहीं सोचूं, सब हम, मैं, टीम वर्क आने का यहाँ पर बात हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात हो रहा है एम्प्लॉय को सैलरी देने का, ठीक है। तो सैलरी हमेशा क्या रहना चाहिए, बढ़िया रहना चाहिए, ठीक है। सैलरी हमेशा क्या रहना चाहिए, बढ़िया, ठीक है ना। अब ये देखना है कि सैलरी जो है वो आप चेंज कर करके भी दे सकते हैं। अगर कोई आपका वर्कर बहुत बढ़िया काम कर रहा है तो आप उसको कुछ सैलरी हल्का बढ़ा के दीजिए, कोई वर्कर ख़राब काम कर रहा है तो उसको सैलरी हल्का घटा कर दीजिए। ऐसे क्या होगा कि जो वर्कर आपका बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है, वो और मोटिवेट होगा बढ़िया काम करने के लिए, और जो वर्कर आपका ख़राब काम कर रहा है वो और मोटिवेट होगा, कहेगा कि नहीं हम ख़राब काम कर रहे हैं, हम और हल्का अच्छा काम करेंगे तो मेरे को अच्छा सैलरी, अच्छा इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। ये होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे जो है 8th पॉइंट, ठीक है। तो ये बोलता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन मतलब कि केंद्रीकरण, मतलब एक तरह से पूरा पावर एक सेंटर को, एक ही बंदे को दे देना, ठीक है। और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर को बंटवारा कर देना, ठीक है। तो देखते हैं, सेंट्रलाइजेशन मतलब सेंट्रल लेवल का बात कर रहा है, टॉप लेवल का बात कर रहा है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब एनी लेवल का बात कर रहा है, मतलब कोई भी लेवल, ठीक है। तो जब देखिए बहुत जब देखते हैं एग्जाम्पल कि एक छोटा फर्म रहता है तो उसमें क्या किया जाता है, हम लोग मेनली सेंट्रलाइजेशन करता है। ये सेंट्रलाइजेशन होता क्या है, जैसे एक मालिक हुआ, मालिक को ही अधिकार है डिसीजन लेने का। मालिक सोल प्रोप्राइटरशिप में आपने देखा था कि मालिक अकेला आएगा, और सोल प्रोप्राइटरशिप का क्लास 11 में ये प्रॉपर्टीज़ भी था कि सोल डिसीजन भी ले सकता है, वो अकेला ही डिसीजन ले लेगा। बस उसी तरह सेंट्रलाइजेशन यानी मालिक अकेला डिसीजन ले लेगा और किसी से पूछ जांच नहीं करेगा, ठीक है ना। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन ये बड़े बिजनेस के लिए होता है, इसमें मालिक अकेला
डिसीजन नहीं लेता है, इसमें हर लेवल से पूछा जाता है, ठीक है। कंपनी ऐसे कंपनी है तो बड़ा बड़ा जनरल्स मीटिंग होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठेंगे, ठीक है ना, और हर लेवल का एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, जैसे मिडिल लेवल का जो सबसे ऊपर वाले एम्प्लॉय है उनसे पूछा जाएगा, लोअर लेवल का जो सुपरवाइज़र है सुपरवाइज़र लोग को बुलाया जाएगा, उनसे राय मशवरा लिया जाएगा और उसके बाद कुछ डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है ना। तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन ऐसे चलता है। सेंट्रलाइजेशन मालिक अकेले फैसला लेगा, डिसेंट्रलाइजेशन मालिक सबसे पूछ के फैसला लेगा, ठीक है ना। सेंट्रलाइजेशन किसी के लिए सूटेबल है? स्मॉल बिजनेस के लिए, छोटे से बिजनेस है आराम से ले लिया, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन लार्ज बिजनेस में, ठीक है ना। और ये बोलता है, फाइलो बोलता है कि इनमें से कोई भी एक को अपना लीजिए देख के अपना बिजनेस साइज़ का। अगर आपका बिजनेस साइज छोटा है तो आप सेंट्रलाइजेशन अपनाइए, आपको किसी से उतना पूछने जांचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब आपके अंडर में हो रहा है, ठीक है ना। डिसेंट्रलाइजेशन, बिजनेस फर्म बहुत ज़्यादा बड़ा है तो डिसेंट्रलाइज कर लीजिए, हर एक आदमी से हल्का राय लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? स्केलर चेन, ठीक है, स्केलर चेन। अब स्केलर चेन बोलता क्या है, ठीक है ना। तो ये एक तरह से कम्युनिकेशन है, ठीक है। अगर टॉप लेवल को कोई बात लोअर लेवल तक पहुंचाना होगा तो वो कैसे पहुंचाएगा? हम लोग ने ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था, ठीक है ना। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में आपको बता चुके थे कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, ठीक है ना। उसमें बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं जो कंपनी के मेन फाउंडर्स होते हैं, जो CEO होते हैं, वो सब होते हैं। मिडिल लेवल में सारे मैनेजर सब आते हैं, ठीक है। लोअर लेवल में वर्कर, सुपरवाइज़र ये सब आते हैं, ठीक है, लेबर सब आते हैं, ठीक है। तो अगर टॉप लेवल को लोअर लेवल तक अगर कोई अपना इन्फॉर्मेशन पहुंचाना तो वो कैसे पहुंचाएगा? क्या ये है कि टॉप लेवल डायरेक्ट आके लोअर लेवल को एक एक को बोलेगा सुनो भाई ऐसा बात है, सुनो भाई ऐसा बात है? ऐसा नहीं होगा। वो टॉप लेवल आगे एक नोटिस इशू करेगा, बोलेगा अपना मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को बोलेगा, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट अपने सारे जितने भी उसका डिविजन्स है, ठीक है ना, सारे डिवीज़न, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, सबके मैनेजर्स को बोलेगा, ठीक है। सारे मैनेजर्स अपने नीचे वाले सुपरवाइज़र को बोलेंगे, सुपरवाइज़र फिर वर्कर्स को इन्फॉर्म करेंगे। इस तरह करके पूरा चैन में चलता, पूरा स्केल वाइज चैन में चलता, ये कम्युनिकेशन होता है, ठीक है ना। तो इसमें आपने समझ लिया स्केलर चेन कम्युनिकेशन के लिए है कि टॉप लेवल को लोअर लेवल पर बात करना है तो चैन वाइज चलना पड़ता है, डायरेक्ट नहीं कर सकता। डायरेक्ट करने का एक सिचुएशन है जिसको कहते हैं गैंग प्लैंक, ठीक है। अब ये गैंग प्लैंक होता क्या है? तो बोला जाता है यूज्ड इन ओनली इमरजेंसी कंडीशन वेयर टॉप लेवल डायरेक्टली डू कॉन्टैक्ट विद द लोअर लेवल। ये एकदम इमरजेंसी सिचुएशन में होता है कि अगर हम टॉप लेवल है, टॉप लेवल ने मिडिल लेवल को इन्फॉर्म किया, मिडिल लेवल ने अपने सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर्स को इन्फॉर्म किया, उसके बाद मैनेजर्स सुपरवाइज़र से इन्फॉर्म किया, तो ऐसे बहुत टाइम लग जाता है और हल्का समय, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो कि उसमें एकदम इंस्टेंट काम लेना है, पूरा इमरजेंसी वाला सिचुएशन है, तो उस लेवल में क्या कर सकता है एक कंपनी? गैंग प्लैंक कर सकता है। गैंग प्लैंक मतलब टॉप लेवल डायरेक्ट लोअर लेवल से बात करेगा। एक हो सकता है एक हॉल में एक मीटिंग बैठा देगा, ठीक है ना, जिसमें टॉप लेवल डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन देगा लोअर लेवल मैनेजमेंट को, ठीक है ना। सारे कंपनी के जितने भी वर्कर्स रहेंगे वो सारे एक साथ गैदर होंगे और उनको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे देगा, ठीक है ना। तो इस टाइप का कुछ भी सिनेरियो हो सकता है, ठीक है ना। इसको कहा जाता है गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक ओनली इमरजेंसी सिचुएशन में ही यूज़ होता है, नहीं तो ऐसे सारे स्केलर चैन को फॉलो करते हैं, टॉप लेवल फिर मिडिल फिर लोअर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है 10th पॉइंट है ऑर्डर, ठीक है। क्या है? ऑर्डर। ऑर्डर बोलता है कि अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज इन इट्स प्लेस, ठीक है। इंडिविजुअल और मटेरियल, ठीक है। मतलब कि हर चीज़ हर जगह पे होना चाहिए, ऑर्डर यही बोलता है। यानी आप कोई अगर टूल यूज़ कर रहे हैं, अगर एक कंपनी में कुछ वर्कर्स है टूल यूज़ कर रहे हैं, तो जहाँ से टूल को उठाएं वहीं पर वापस ले जाकर रख देना है, ठीक है। ऐसे क्या होगा? ऐसे टाइम खपत ज़्यादा नहीं होगा, टाइम कम खपत होगा और चीज़ें सही समय पे हो जाएंगी। मानिए एक वर्कर ने क्या किया कि एक मशीन को अपने वर्कशॉप से लेके आया, जो भी टूल स्टोर है टूल स्टोर से निकाल के लेके आया, वो यूज़ किया और जहाँ तहाँ फेंक दिया। तो फिर जब दूसरी बार जब उसको काम पड़ेगा तो उसको सही जगह पे नहीं मिलेगा, जिसके कारण टाइम बर्बाद होगा। और अगर इमरजेंसी सिचुएशन रहा, ऐसा सिचुएशन रहा जहाँ पर अगर वो जल्दी से काम ना ले सके तो आग लग जाए,
ठीक है, इस टाइप का कुछ रहे कि कहीं से कहीं पर गैस लीक कर रहा है और उसको रोकने के लिए वो टूल चाहिए लेकिन वो टूल मिल नहीं रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, कंपनी को बहुत ही बड़ा घाटा होने का चांस है। ठीक है ना, तो हर चीज़ क्या कहता है, ऑर्डर पे रहना चाहिए। हर चीज़ क्या चीज़ पे रहना चाहिए, ऑर्डर पे रहना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है 11th पॉइंट, इक्विटी। तो इक्विटी जो है वो बोलता है इक्वालिटी के बारे में। ठीक है, यहाँ पर वो वाला इक्विटी नहीं आ रहा है जो आप अकाउंट्स में पढ़ते हैं। ठीक है ना, वो वाला इक्विटी का नहीं, यहाँ पर इक्विटी बोल रहा है इक्वालिटी। इक्वालिटी किसके बीच में, कास्ट, जेंडर, लैंग्वेज, सबके बीच में। आप कंपनी चला रहे हैं, आप सोसाइटी में नहीं है कि वो कास्ट और जेंडर को लेके आप डिस्क्रिमिनेशन करेंगे कि नहीं ये छोटा जात का, ये बड़ा जात का, ऐसा जाति पाति करेंगे, ये सब चीज़ नहीं करना है। आपको अपना बिजनेस चलाना है, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट पाना है, आप उसको कैसे भी पाएँ। ठीक है ना, और वैसे भी ये सब चीज़ बहुत ही ख़राब होती है, आपका सोसाइटी में आपका मान सम्मान घटाती है अगर आप कास्ट और जेंडर पे, अगर कास्ट, लैंग्वेज और ये सब पे बेस्ड होकर काम करेंगे। ठीक है ना, तो ये सब नहीं करना है। आपको केवल एक एफिशिएंट वर्कर चाहिए, वो किसी भी कास्ट का रहे, किसी भी जेंडर से रहे, किसी को भी लैंग्वेज का रहे। ठीक है ना, आपको अपना काम करवाना, आपको अपना एफिशिएंट वर्कर चाहिए। ठीक है ना, अब नेक्स्ट है 12th पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। यहाँ पर पर्सनल का मतलब क्या है, एम्प्लॉय। एक हमेशा कंपनी चाहती है कि हमारे जो एम्प्लॉय है वो स्टेबल रहे। अब ये ऐसा क्यों चाहती है, ठीक है ना, कारण है इसके पीछे कि मानिए कि एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय को हायर किया, तो हायर करते वक्त उसमें कुछ उसका इंटरव्यू लेने में जो पैसा खर्च आया, उसको ट्रेनिंग करवाएं, उसको डेवलपमेंट करवाएं। ठीक है, और उसने कुछ सामान का तोड़ फोड़ किया ट्रेनिंग डेवलपमेंट के वक्त, वो सब का हम ही लोग ने खर्चा उठाया। उसके बाद शुरुआत में वो जब काम कर रहा था तो उतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो कुछ घाटा किया, उसका भी घाटा उठाया। और जब वो पूरा एकदम बहुत बढ़िया वर्कर हो चुका है और वो कंपनी छोड़ के चल जाएगा, तो ऐसे तो कंपनी को घाटा लगने वाला एकदम कंफर्म है कि कंपनी को घाटा लगेगा ही लगेगा। तो इससे छुटकारा पाने के लिए फाइलो ने बोला है कि स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, यानी एम्प्लॉय जल्दी छोड़ के ना जाए। आप उनको इंसेंटिव देके, अगर अच्छे एम्प्लॉय है तो हल्का ज़्यादा इंसेंटिव दे दीजिए, उनको हल्का मोटिवेशन के लिए हल्का और पैसा बोनस दे दीजिए, लेकिन एम्प्लॉय को बनाए रखिए। ठीक है ना, आगे है इनिशिएटिव मतलब क्रिएटिवनेस। हमेशा एक पूरे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्रिएटिवनेस रहना चाहिए। फर्स्ट स्टेप क्रिएटिविटी रहना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि क्रिएटिविटी केवल ऑनर पे ही हो सकता है एक वर्कर बहुत क्रिएटिव हो, तो उसका जो बात है वो ऑर्गेनाइजेशन को सुनना चाहिए कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या रख रहा है, वो क्या ऐसा कहना चाहता है। देखना चाहिए कि इसका जो बोलना है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस दे पाएगा कि नहीं। यानी सब कोई का बात सुनना, सब कोई का इनिशिएटिव सुनना, सब कोई का जो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो हमेशा लेना है। ठीक है ना, ये हुआ इनिशिएटिव। अब नेक्स्ट है स्पिरिट डी कॉर्प्स, यानी ये एक फ्रेंच वर्ड है। ठीक है ना, तो इसका मतलब होता है टीम स्पिरिट। यानी टीम स्पिरिट मतलब आई को वी से रिप्लेस कर देना। ठीक है ना, मतलब मैं नहीं करना, हम करना, यानी सबको एक टीम के जैसा काम करवाना है। ठीक है, यही बोलता है स्पिरिट डी कॉर्प, मतलब हमेशा टीम की तरह वर्क करवाना है। ये 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आज के लेक्चर में हमने पढ़ लिया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टेलर्स का साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।